अस्सलाम वालेकुम दोस्तों साथियों, मैं हूं समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं समी इब्राहिम यूट्यूब चैनल। आज 13 अप्रैल सोमवार, सन है 2020। अपनी इस नशिस्त में आपके साथ मैं आपको अपडेट दूंगा इस वक्त तहरीक इंसाफ के अंदर क्या चल रहा है। जहांगीर अलीम ख़ान साहब की पंजाब की वजारत और तरीन साहब के साथ जो मामलात हैं, जो पार्टी की जो कोर कमेटी है वो इस मामले में क्या मशवरा दे रही है इमरान खान साहब को, आपको वो मैं इंफॉर्मेशन दूंगा। दूसरा, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के आज 5 मेंबर बेंच ने समाअत की है कोरोना के हवाले से, जो आज ख़ुद नोटिस था, उसमें वफाकी हुकूमत के वज़रा की जो परफॉर्मेंस है, सिंध हुकूमत की परफॉर्मेंस, दूसरे सूबाई हुकूमतों की, तो उस पर बड़े सख्त रिमार्क्स हैं सुप्रीम कोर्ट के। और चीफ़ जस्टिस साहब ने गुफ्तगू करते हुए प्रेसिडेंट साहब का हवाला दिया, आर्टिकल 54 का हवाला दिया, और जो उन्होंने जॉइंट सेशन की बात की। तो मैं आज आपके साथ डिस्कस करूंगा कि अदालत बेसिकली क्या, यानी हम अज्यूम क्या कर रहे हैं कि अदालत क्या उसका मैसेज है, क्या वो प्राइम मिनिस्टर को कह रहे हैं जो हमारी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है। और इसके अलावा LOC का जिक्र करेंगे। बड़ी एक अजीब सूरत हाल भारत ने वहाँ पर कायम की है, पैदा की है। पिछले 2-3 दिनों से मुसलसल गोलाबारी हो रही है मासूम निहत्ते शहरियों पर, और पूरी LOC के कोई 10-12 पॉइंट्स हैं जहाँ पर ये सब कुछ हो रहा है। और उसमें नक्याल है, उसमें वादी नीलम है, पूरा वो जो लाइन ऑफ कंट्रोल है उसमें हो रहा है सब कुछ। क्यों ये भारत कर रहा है? और फिर इसमें एक और चीज़ इस दफ़ा हुई है कि जो ये फायरिंग हो रही है पाकिस्तानी इलाकों में, मकबूजा कश्मीर के अंदर से जो पाकिस्तान के इलाकों में भारतीय फ़ौजी फायरिंग कर रहे हैं, ये तोपों के गोले हैं और गन्स जो हैं उनकी। उन्होंने वहाँ पर जो लाइन ऑफ कंट्रोल के कश्मीर का वो हिस्सा जो भारत के कब्ज़े में है, वहाँ पर जो शहर हैं, छोटी छोटी बस्तियाँ, शहर, उनके सेंटर्स में जाके उन्होंने तोपें लगाई हैं और वहाँ से वो शेलिंग कर रहे हैं पाकिस्तान की तरफ, और कश्मीर जो पाकिस्तान के साथ है उसके 3-4 उसके वो एडवांटेज लेना चाह रहे हैं। मैं आपको बता देता हूँ कि इस हिकमत अमली का मकसद क्या है। एक तो जब फायर होता है गोला, तो जिस शहर में वो तोपें लगी हुई हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा एक इर्तिआश आता है, धमाका होता है, तो खौफ व हरास फैलता है, लोग रोते हैं, बच्चे रोते हैं। असाबी तौर पर वो जो लोग हैं वो जंग की कैफियत में चले जाते हैं कि जैसे जंग हो रही है। और देखें, जंग जब गोले फट रहे हों, ये किसी फिल्म की बात नहीं है। जब गोले फट रहे हों आपके घर के बाहर अंदर और आप अपने बच्चों के साथ हैं, तो आप कहते हैं कि खुदा के लिए इसको रोक दो, आप खौफजदा हो जाते हैं। दूसरा ये है कि जब ये पाकिस्तान के इलाके में जो आते हैं गोले, तो पाकिस्तानी जब उसको सर्च करते हैं, पिन पॉइंट करते हैं, तो वो उस जगह को पूरी तरह देख लेते हैं कि ये कहाँ पर गन है, कहाँ पर हम अगर सर्जिकल स्ट्राइक करें तो ये तबाह होगी। लेकिन क्योंकि वो आबादियों के बीच में उन्होंने ग्राउंड्स में सब कुछ किया हुआ है, तो उसका रिस्क नहीं पाकिस्तानी ले सकते, इसलिए कि वो सारी मुसलमानों की आबादियाँ हैं, वो कश्मीरी हैं सारे। एक तो वो भारतीय फ़ौज के जुल्म सितम का निशाना है, और अगर पाकिस्तान की तरफ से भी गोला जाए भारतीय फ़ौज की तरफ और अगर कोई मिस फायर हो जाए, तो उसका जो नुकसान होगा वो कश्मीरी जो हमारे वहाँ पर जो रह रहे हैं, जो इस वक्त भारत के कब्ज़े में हैं, उनको होगा। तो भारत ये चाहता है कि गोले जो हैं पाकिस्तानी फ़ौज के आएँ और वो थोड़े मिस फायर हों उनमें से कोई, और वो आबादियों पर गिरें, तो फिर उनके इमेजेस, उनकी तस्वीरें कि देखें जनाब ये पाकिस्तानी फ़ौज ने गोलाबारी किया कश्मीरियों पर, ताकि कश्मीर के अंदर जो एक इंडिजिनस मूवमेंट है जिसको पाकिस्तान सपोर्ट करता है, उस पर इतराज़ उठ सके। और वो जो भारत वहाँ पर विल को तोड़ना चाहता है, जो डिवाइड करना चाहता है, पाकिस्तान के हवाले से एक नेगेटिव जज्बात वहाँ पर कश्मीरियों को उनके दिलों में डालना चाहता है कि वो आज़ादी की बात ना करें और वो कहें कि बेहतर है कि हम भारत के साथ ही मिल जाएं। एक तो ये भी उसका एक उनका मरकज़ यानी मकसद है। पाकिस्तानी अटैक ना कर सकें वहाँ के अंदर से, इसलिए लगाई हैं। अगर अटैक करते हैं, कोई मिस फायर होता है, तो कश्मीरी कहेंगे कि ये पाकिस्तानी भी हमें मार रहे हैं। फिर गोलाबारी वहाँ से हो रही है, तो उसके जो धमाके हैं उसका एक नुकसान हो रहा है। अब देखें, एक जो सबसे बड़ा नुकसान है इस वक्त, ज़रा भारत को देखें कि वो चाहती है कि जो मुसलमान आबादी है उसमें कोरोना ज़्यादा फैले, ताकि वो ये कह सकें कि ये मुसलमान मसाजिद में जाते हैं, ये नमाज़ पढ़ने से बाज नहीं आते, तो सारी जो कोरोना की बीमारी जो फैली है ये मुसलमानों ने फैलाई है। पूरी भारत में
भारत में आपको पता है मुसलमानों के साथ वो उनको पकड़ पकड़ कर मार रहे हैं और उनको ये कह रहे हैं कि इसलिए कि जनाब ये जो है सब कुछ आपने फैलाया है, और तबलीगी जमात पर, मुसलमानों पर, मसाजिद को बंद करने की बात हो रही है बहाना बना के। तो यहाँ पर जब गोले फटते हैं, वो मारते हैं गोले, पाकिस्तान की तरफ फेंकते हैं, खौफ व हरास होता है, तो लोग घरों से निकलते हैं। जब लोग घरों से बच्चों के समेत निकलते हैं तो ज़ाहिर है इकट्ठे होते हैं, दौड़ रहे होते हैं या इकट्ठे खड़े हो जाते हैं आके, तो वो जो सोशल डिस्टेंसिंग है, फिर ये उसकी वीडियोज़ बनाते हैं और सोशल मीडिया पे फेंकते हैं कि ये कश्मीर के लोग हैं, ये मुसलमान हैं। अगर कोई मसाजिद के सामने खड़े हैं गोलों से डर के, तो कहेंगे देखिए ये नमाज़ों से पढ़ के निकल रहे हैं, ये बाज नहीं आ रहा है, ये सोशल डिस्टेंसिंग नहीं कर रहे हैं। तो एक मकरू और एक बड़ी घिनौनी साजिश भारत की, कि जिसमें वो ये कर रहे हैं कि मुसलमानों को फिर वो बदनाम कर सकें, और कश्मीरी भी जो हैं वो अगर एक तो बदनाम हो और दूसरा इनको कोरोना वायरस हो, एक ऐसी बीमारी है जो लाइलाज है, तो उससे वहाँ पर हलाकतें होंगी। जब हलाकतें हो रही होती हैं, लोग मर रहे होते हैं, तो लोगों के आसाब टूटते हैं। ये जो दहशतगर्द क्या करते हैं, एक बंदे को मार के चौक में फेंक जाते हैं ताकि लोगों की विल टूट जाए। तो ये बुनियादी तौर पर ये भारत इस साजिश पर इस वक्त अमल दरामद कर रहा है, और ये ख़तरा है इस बात का कि शायद वो कोई छोटी मोटी सर्जिकल या छोटी मोटा को हमला भी ना करे। पाकिस्तान की फ़ौज तैयार है। जनरल कमर जावेद बाजवा कोर कमांडर्स की मीटिंग में बिल्कुल ये हदायत है कि कहीं पर भी कोई फ़ाल्स फ्लैग ऑपरेशन नहीं होने देना। सरहद पर पूरी तरह नज़र है हमारे जवानों की, और बड़ी मेहनत से, बड़ी हिम्मत से पाकिस्तान की जो फ़ौज है वो अपने इलाके की हिफाजत कर रही है, अपने लोगों की हिफाजत कर रही है। भारत की तरफ से आने वाली किसी भी इवेंचुअलिटी के लिए, किसी भी तरह का रिएक्शन या किसी भी तरह का अगर हमला, तो उसके लिए तैयार है पाकिस्तान की फ़ौज। उस हवाले से कोई कमी नहीं है हमारे जवानों में, ना जज्बों की कमी है, और बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह भारत से टकराने के लिए वो तैयार हैं, अगर उसने मैली आँख से देखा पाकिस्तान की तरफ। तो ये तो भारत की वो मैं आपको बता रहा था कि एक तो ये मुसीबत है। दूसरा, पाकिस्तान के अंदर कैंपेन है। देखें, करप्शन के ख़िलाफ़ इमरान खान ने हर चीज़ को ललकारा। उन्होंने लैंड माफिया थी, शुगर माफिया, फ्लोर ये आटा माफिया, उसके बाद पावर माफिया, हर तरह उन्होंने इमरान खान साहब ने ललकारा। मीडिया की माफिया को भी ललकारा। देखिए, शकील उर रहमान साहब के ऊपर जो चार्जेज़ हैं, जब अदालत में वो उनके पास मौका है कि वो अपने आप को बेगुनाह साबित करें, लेकिन उस ग्रुप में आप देखें बड़े बड़े नाम, अंसार अब्बासी साहब हों, सलीम साफ़ी साहब हों, सुहेल वड़ाइच साहब हों, हामिद मीर साहब हों, मैं इनकी बहुत इज़्ज़त करता हूँ और इनका राइट है कि वो जो मर्ज़ी करें। लेकिन जब इंसान कुछ हो रहा होता है, कुछ वाक़यात हो रहे होते हैं, तो उसकी वो एक्सपोज़ होता है, लोगों को पता चलता है कि उसके अंदर हक़ और सच का साथ देने की कितनी हिम्मत है। ये बहुत सारे ये लोग हैं जो इस वक्त जियो में और बोल में हैं। अज़हर अब्बास साहब उनके मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, बड़े मतलब ही इज़ ए रिस्पेक्टेबल फिगर। और मैं दूसरे चैनल्स में 35 लोगों का नाम आपको दिखा सकता हूँ। डायरेक्टर न्यूज़ हैं, बड़े बड़े अफसर हैं। जब बोल पर नहीं था, वो एग्जैक्ट पर न्यूयॉर्क टाइम्स की एक ख़बर की बुनियाद पर अटैक हुआ, तो 24 घंटे के अंदर अंदर FIA से नवाज़ शरीफ साहब ने वो बंद करवा दिए और शुएब शेख को पकड़ लिया, हज़ारों लोग बेघर। और ये सारे के सारे, इनमें से अक्सरियत, सब तो क्योंकि थे नहीं बोल के मुलाजिम, इन्होंने जनाब, उसमें कामरान खान साहब भी थे दुनिया TV के, उन्होंने ये कहा जी, अज़हर अब्बास साहब भी थे, और भी ये आसमा शिराजी साहब और बहुत सारे लोग जो अब हक सच के लंबरदार हैं, और रहना भी चाहिए, मैं कोई सार्केस्टिकली नहीं कह रहा। वो उन्होंने कहा जी शुएब शेख साहब अपनी पोजीशन वाज़े करें, वगरना हम छोड़ के जा रहे हैं। और वो बोल के मुलाजम थे, कोई एग्जैक्ट के मुलाजम नहीं थे, कंपनी भी दूसरी थी। अब जियो, यानी जंग और जियो गवर्नमेंट इन्वेस्टिगेशन हो रही है कि 85 में इन्होंने इश्तिहार भी लिए, एक फेवर ली, सरकारी ज़मीन शामिल की, 54 कनाल। अब तो मैंने पहले भी कहा, कोई नहीं ये कह रहा, शकील साहब आप ज़रा अपनी वजाहत करें। पहले दिन से ही शुरू हो गया, बेगुनाह है जी, झूठा मुकदमा। अंसार अब्बासी साहब ने कॉलम लिख दिए, कभी अदलिया के लिए, जिस दिन ज़मानत की तारीख होनी थी तो कॉलम लिखा होता था कि अदलिया से उम्मीद है। अभी देखिए, मैं आपको बताऊं, मैंने जिक्र इसलिए किया, मैं कोई किसी के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, लेकिन ये यानी मैं पर्सनल किसी के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, लेकिन उनकी जो पोजीशन है उस पर तो मेरा हक़ है कि मैं बात करूँ। जिस तरह ये हमारी जो पोजीशन हम लेते हैं उस पर बात करते हैं। अब फरमा रहे हैं जी कि वो अब आजकल स्कैंडल दे रहे हैं, रोज़ाना जंग अखबार में ना जहांगीर तरीन के इशू पर इमरान खान को जिच किया जाता है, और उसका मकसद सिर्फ एक है कि वो कमज़ोर हों
और डेफिनेटली अगर जहांगीर तरीन और इमरान खान आपस में लड़े हैं तो तहरीक इंसाफ कमज़ोर एक लिहाज से तो हुई है कि वो पहले साथी थे, अब अलग-अलग हो गए। तो जनाब ये कि जी समरियाँ अप्रूवल पहले हो गई, समरियाँ बाद में, और ये अब चैम्पियन बनने की कोशिश कर रहे हैं। मकसद सिर्फ एक है, इमरान को बुरा करें, उस्मान बुज़दार को बुरा साबित करें, ताकि शकील उर रहमान पर आके जी वो तो मीडिया की वो तो कोर्ट में जाने नहीं चाहिए, वो तो झूठा मुकदमा है। यानी एक शख्स ने वो 54 कनाल कहता है, जब सरकारी गिनती की जाती है तो वो 59 कनाल है, उसमें 5 कनाल से ज़्यादा सरकार की ज़मीन है। गलियां थी जो आज तक किसी कानून में नहीं है, वो गलियां वो खा पी गए। फिर उसके बाद उसके ऊपर कर्जा ले लिया। अब उसकी जब तहकीकात हो रही है, हाई कोर्ट ने लिखा है, लेकिन ये हमारे सारे कॉलम निगार और ये हमारे जो एंकर हैं ये कहते हैं नहीं जी ये नहीं होना चाहिए था, इसलिए कि वो शकील उर रहमान साहब, क्योंकि ज़ाहिर है वो उनके इदारों में काम करते हैं। अब ये पाकिस्तान में सहाफ़त रहेगी। मैं ये जिक्र इसलिए कर रहा हूँ कि जब इनके अपने मफाद आते हैं तो ये एक्सपोज़ हो गए हैं, और अभी भी ये एक्सपोज़ हुए हैं। ये शकील उर रहमान की सपोर्ट के मामले पे इतने बुरे तरीके से एक्सपोज़ हुए हैं कि यानी इनमें से किसी ने ये पोजीशन भी नहीं ली कि हाँ जी तहकीकात होनी चाहिए। पहले दिन से झूठा मुकदमा जी, झूठा मुकदमा। और हामिद मीर साहब ने तो मौलाना ज़फ़र अली ख़ान बना दिया। अल्लाह ताला माफ़ करे, ज़फ़र अली ख़ान भी क्या सोचते होंगे कि मेरे ऊपर भी कभी इल्ज़ाम लगा कि मैं ज़मीनों के कब्ज़े करूँ। बहरहाल मैं किसी की ज़ात के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, मैं उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में नहीं बात कर रहा। मैं उनकी एक पोजीशन है शकील साहब के बारे में, मैं सिर्फ उस पोजीशन पर बात कर रहा हूँ, और ये मेरा हक़ है, यही फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। आप मैं कोई पोजीशन लेता हूँ, किसी तरह भी आप बात कर सकते हैं। खुदा न खास्ता मैं किसी की ज़ात पर, किसी की फैमिली पर, या मैं कोई किसी को बैड करैक्टर या कोई करप्शन या ऐसा कोई बात नहीं कर रहा। मैं कह रहा हूँ कि जो पोजीशन उन्होंने ली है, उन्होंने अपने आप को एक्सपोज़ किया है कि वो भी उसी जर्नलिस्टों की फहरिस्त में चले गए हैं जो मालकान के लिए खड़े होते हैं पीछे, और जो मालिक कहे उसको वो कहते हैं जी बस ये देना है, ये राहत है। तो ये उनका जो स्टेचर था, उसने इस चीज़ ने उनके स्टेचर को पाश किया। जहांगीर तरीन साहब के हवाले से तहरीक इंसाफ में जो लोग इमरान खान साहब के पास जा रहे हैं, वो उनको ये कह रहे हैं कि आप जहांगीर तरीन से झगड़ा ज़्यादा ना करें, और ये इस वक्त अपोजिशन जो है इसको एक्सप्लॉइट करेगी और तहरीक इंसाफ को इसका नुकसान होगा, और आप फोरेंसिक को आने दें, उसके बाद कानून और आइन के मुताबिक जो भी आप करें, लेकिन पार्टी के अंदर धड़ेबंदी को बचाने के लिए तो जहांगीर तरीन के हवाले से बात ना करें। तो खान साहब ने ये कहा कि मैंने तो आज तक बात ही नहीं की, इट इज़ जहांगीर तरीन जो आके टेलीविज़न पर बातें कर रहे हैं, हमने तो कोई बात ही नहीं की, और कानून और आइन के मुताबिक होगा, ज़्यादती किसी के साथ नहीं होगी। लेकिन इसलिए कोई नहीं छूटेगा कि कोई मेरा भाई है या मेरा दोस्त है, इसलिए मैं किसी को कोई रियायत नहीं दूंगा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का 5 मेंबर बेंच है, उसमें जस्टिस गुलजार उसकी सरबराही कर रहे हैं, जस्टिस काजी अमीन है। आज बहुत ही अदालत ने जो रिमार्क्स दिए उसमें कहा कि वो ज़फ़र मिर्ज़ा साहब जो हैं उनके हवाले से जानते हैं, और करप्ट लोग जो हैं उनको एडवाइज़र बनाया गया। तो बेसिकली अदालत जो कह रही थी, उन्होंने जिक्र भी किया कि आर्टिकल 54 ये कहता है कि आप पार्लियामेंट का इजलास बुलाएं, सदर साहब, तो जॉइंट सेशन बुलाएं, और तमाम जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो मिलकर काम करें। तो बेसिकली जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस वक्त कह रही है, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो डायरेक्शन लग रहा है या जो उनका जो दिल है वो ये है कि जो भी काम हो, जैसे टाइगर फोर्स कंट्रोवर्सी का शिकार हो गई, तहरीक इंसाफ ने कहा, उन्होंने रजिस्टर किया, लेकिन शहबाज शरीफ साहब और वो दूसरे जो कायदीन हैं उन्होंने इस पर इख्तलाफ किया। फिर इमरान खान साहब की जब पार्लिमानी लीडरों से मीटिंग हुई तो वो अपनी तकरीर करके उठ गए, उस पर बिलावल भुट्टो और शहबाज शरीफ साहब ने वाकआउट किया। तो अदालत की तरफ से जो आज मैसेज है, जो मैं ऑब्जेक्टिवली समझ रहा हूँ, वो गवर्नमेंट से ये कह रहे हैं कि आप अपोजिशन को साथ लेके चलें। वो ये कह रहे हैं कि आप उनके साथ मिलकर, भले ये टाइगर फोर्स का मामला है, भले दूसरे मामलात हैं, कौम जो है उसका मैसेज ये जाना चाहिए कि कौम एक है। और जो बदनुमानी की कहानियाँ हैं उसमें ज़िक्र किया, अब ये जो शुगर का है या दूसरी जो बहुत सारी चीज़ें हैं, और फिर नॉन इलेक्टेड जो लोग हैं उनका जो अमल असर रसूख बहुत ज़्यादा हुकूमत में बढ़ गया, और जो उसके हवाले से बात भी हो रही है। शायद अदालत जो है वो इस चीज़ पर खुश नहीं है, और वो प्राइम मिनिस्टर साहब को, तहरीक इंसाफ को ये मैसेज दे रहे हैं कि आप जॉइंट सेशन बुलाएं पार्लियामेंट का, और मिलकर अपोजिशन के साथ इस बात को तय करें। और कुछ खबरें भी आ रही हैं कि बिलावल भुट्टो की कुछ अहम शख्सियात से मुलाकातें भी हुई हैं। मैंने अपनी पिछली वीडियो में कहा था, शहबाज साहब भी रिकन्सिलिएशन के मूड में हैं, वो ये चाहते हैं कि इमरान खान साहब के साथ बैठें। अब प्रॉब्लम बेसिकली वो यही है
कि अपोजिशन के साथ साथ ये भी ख्वाहिश है कि जब आपस में वर्किंग रिलेशंस हो और जब सब मिलकर हम करें काम, तो उसके नतीजे में फिर जो करप्शन केसेस हैं वो बहरहाल एक बड़ी इस वक्त गेम चल रही है जिसमें मोहल्लाती साजिशें अपने ज़ोरों पर हैं। शहबाज साहब बड़ी कोशिश कर रहे हैं परवेज़ इलाही साहब से मामलात को मेंड करने की, ताकि पंजाब में उस्मान बुज़दार साहब को वो गिरा सकें। जो मीडिया है, जो जैसे जंग ग्रुप है, जियो ग्रुप है, वो इस हवाले से भरपूर ख़बरें दे रहा है। अलीम ख़ान साहब का जो वज़ारत का मामला है उसको हल करने की कोशिश की है इमरान ख़ान साहब ने, और पंजाब के अंदर जो उस्मान बुज़दार साहब की पोजीशन है उसको मजबूत करने की कोशिश की है। और ये तमाम लोग अलीम ख़ान की काबीना में जो वापसी और ये जो सारे मामलात हैं, ये तहरीक इंसाफ की हुकूमत को सपोर्ट करने के लिए और जो ग्रुपिंग थी उसके ख़ात्मे के लिए। बहरहाल अपहिल चैलेंज है प्राइम मिनिस्टर के लिए, और बड़े बड़े जो तमाम माफियाज़ हैं उनको ललकारा है उन्होंने। अब देखना ये है कि ये कैसे अनफोल्ड होती हैं। बहरहाल मैं अपनी अगली वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपसे। तब तक आप मेरे इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो वो कर लें, और इंशाल्लाह बहुत जल्द आपसे नई ताज़ा तरीन इन्फॉर्मेशन के साथ मुलाकात होगी।